हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैंक पेंशनों के मुद्दे क्यों नहीं सुलझे और क्यों अटके हुए हैं, और आखिरकार ये जो संगठन बने हुए हैं ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंतर्गत, ये बनाए किस लिए काम के लिए गए थे? क्या वास्तव में इनका उद्देश्य एम्प्लॉयज या वर्कर्स के हितों के लिए था, या कुछ ऐसे लोग तैयार करने थे, एक लेयर तैयार करनी थी जो अल्टीमेटली एम्प्लॉयर के इशारे पर चले? और ऐसे स्वार्थी लोग आ जाएं कि जिनके लिए बनाए गए थे और जिनसे इन्हें वित्त पोषित होता हो, उनके हितों का ही नुकसान करते हो। ट्रेड यूनियन 1926 के अंतर्गत बने ये यूनियन, बैंकों के जो संघ हैं, बैंकों के बने जो एसोसिएशंस हैं, ये इसी गाथा को गाते हैं। औरों का तो हमने देखा नहीं कि क्या हाल चाल, लेकिन अपने बैंक यूनियन के एसोसिएशन को देख करके मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि गुलाम भारत में, यानी 1926 में बनाया गया ये ट्रेड यूनियन एक्ट केवल और केवल इस काम के लिए था, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर में यदि कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयर के बीच में बैठ करके सुलझा लिया जाए, जिससे उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़े और देश की प्रगति होती रहे। इसका मेन उद्देश्य यह था। और संगठन बन गए। इन संगठनों को चलाने के लिए कहीं से पैसा नहीं आ रहा था, वित्त पोषित नहीं हो रहा था। इसका वित्त पोषण भी जो इनके मेंबर थे वो कर रहे थे, और इनके जो पदाधिकारी बने, शुरू में हो सकता है कि इन्होंने डिस्प्यूट सुलझाए हो, लेकिन धीरे धीरे जब ये आगे बढ़े, मैं बैंक यूनियनों की बात कर रहा हूं और खासकर पब्लिक सेक्टर बैंकों की, हो सकता है नेशनलाइजेशन से पहले इनका अलग स्वरूप रहा हो, लेकिन उसके बाद जो क्या हुआ, और जब इन पर पैसा आने लगा तो हितों की, अपने एम्प्लॉयज के हितों की रक्षा कम, ये अपनी रक्षा में जुट गए और अपना जो पैसे के भंडार पर ये लोग जो बैठे, तो इन्होंने सोच लिया कि भाई तो बस बड़े मजे की चीज है, इज्जत यहां पर मिलती है, मैनेजमेंट के साथ बात करने को यह मौका मिलता है, अपने हिसाब से हमारा ट्रांसफर होता है, अपने हिसाब से हमारा काम चलता है, अपने प्रभाव को दिखाते हैं हम। इन सब के लिए पैसों की जरूरत होती है, वित्त पोषण तो उन लोगों से आ जाता है जिन लोगों के लिए उनको बनाया गया है। और धीरे धीरे ये जड़ इतनी गहरी हो गई कि एम्प्लॉय संख्या बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा मात्रा में इनके पास पैसा आता है। जहां जरूरत नहीं थी इतने ऑर्गेनाइजेशंस की, वहां हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन बनने लगा। किसी ने ऑफिसर्स का बना लिया, किसी ने एम्प्लॉयज का बना लिया, और इन पर पैसा आने लगा। लेवी से भी आया और सब्सिडी से भी आया। और बाद में जिनको महसूस हुआ कि एकता में ही सब कुछ है, एकता से जीत सकते हैं, तो सभी कंस्टिट्यूएंट्स ने, सभी दलालों ने मिलकर के एक यूएफबीयू बना लिया, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक पेंशनर्स। यूनाइटेड बैंक फोरम ऑफ बैंक पेंशनर्स बनाने का एक मुख्य उद्देश्य था कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में एक क्लॉज है कि जब इनके बीच में समझौता हो जाएगा तो इट विल बी एप्लीकेबल ऑन ऑल द पार्टीज हु आर द पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। यदि पार्ट ऑफ एग्रीमेंट नहीं है तो उन पर यह लागू नहीं होगा। अब पार्ट ऑफ एग्रीमेंट का मतलब है कि कोई यूनियन है और उसके सारे जितने मेंबर हैं,
तो मेंबरों पर लागू हो जाएगा, यूनियन पर लागू हो जाएगा, लेकिन दूसरों पर लागू नहीं होगा। यदि AIBEA कोई समझौता करती है IBA के साथ में, तो वो समझौता केवल AIBA और IBA के पे ही लागू होगा, दूसरों पर नहीं होगा, और कोई संगठन गए उस पर नहीं होगा। और जब तक सारे दस्तखत नहीं करेंगे सब पर लागू नहीं होगा। तो 9 के 9 ये घटक दल है, इन्होंने सोचा कि भाई ये बड़ी परेशानी होती है, जब हम सिग्नेचर करते हैं तो कोई दल इधर चला जाता है, कोई इधर चला जाता है। ये 9 दलों में से 7 दस्तखत कर दें, 2 रह जाएं तो 2 पर लागू नहीं होगा। ये जो समस्या थी इसको सुलझाने के लिए इन्होंने बनाए UFBU। इससे UFBU वाले भी खुश और IBA भी खुश, बैंक भी खुश और गवर्नमेंट भी खुश। समझौता होने के बाद दस्तखत हो जाएंगे, वो लागू हो जाएगा, कोई ऐसा आज रहेगा नहीं जिस पर ये लागू नहीं होगा, और सारी समस्या खत्म। इनमें से एक भी दस्तखत नहीं करेगा तो उस पर लागू नहीं होगा, दूसरा 2 पर जब तक पड़ा रहेगा इनका समझौता। ये UFBU सिर्फ इस काम के लिए बनाया गया था कि इनसे सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट पे, कंप्रोमाइज पे या सेटलमेंट पर दस्तखत करा लिए जाए, और इतना ही चाहिए एम्प्लॉयर को, बस और कुछ नहीं चाहिए। और इनका उद्देश्य यह था कि हमने दस्तखत कर दिए, लेवी हमारे पास आएगी, सब्सक्रिप्शन हमारे पास आएगा, और हम आराम से मजे मारेंगे टिल डेथ। जिस तारकेश्वर चक्रवर्ती, जिसकी हम बहुत बड़ाई करते हैं ना, जिस दिन खत्म हुआ ना उस दिन तक वो जनरल सेक्रेटरी था, और यही लगभग वेंकटचलम ने अपना रखा है। दोस्तों, आप यदि ये सोचते हो कि ये लोग आपके लिए हैं तो शायद गलत सोचते हो। आपसे मतलब सिर्फ इन लोगों को इतना सा है कि आप इनका वित्त पोषण करें। और जितने भी आज रिटायरीज संगठन के जो अध्यक्ष बने बैठे हैं, जनरल सेक्रेटरी बने बैठे हैं, ये पहले भी नेता थे और आज भी यहां पर नेता है। इनको भी पैसा आता है और अपनी ट्रिक इस प्रकार चलाते हैं कि लोगों को लगा ये बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया सिवाय कोर्ट केस के। अब समय आ गया है, शायद मैं तो यही सोचता हूं कि जितने भी रिटायरी संगठन हैं, इनके जो मेंबर्स हैं, इनसे बात करें और इनसे बोले भैया तुम कर क्या रहे हो हमारे लिए, पैसा हमसे लेते हो, जहाँ कहीं मीटिंग करते हो वहाँ आकर के तुम स्टेज पर बैठ जाते हो, भाषणबाजी करते हो, झूठ बोल के चले जाते हो, उसके लिए पैसे हम ही देते हैं, अपने पॉकेट से तुम पैसे नहीं लगाते हो, अपनी इज्जत बनाते फिरते हो। एक तुम लेटर निकाल देते हो, पता नहीं तुमने कौन कौन से तीर मारे, आज तक हुआ कुछ भी नहीं। सारे जितने भी काम होते हैं और कोई कराए उसको अपने सिर उसमें ले लेते हो। ये जो माहौल बना हुआ है, इस माहौल की वजह से नहीं हुआ आपका पेंशन ऑपरेशन। जिस दिन आपका पेंशन ऑपरेशन हो जाएगा, इनको पता है कि इनको कोई भी रिटायरी नहीं पूछेगा, और अब तक यही आभास देते रहे ये लोग कि हमारा पेंशन अपडेशन कराएंगे, लेकिन जानबूझकर ये लोग भारत सरकार से या IBA से पेंशन अपडेशन की बात नहीं करते, केवल और केवल मुद्दों को उलझाते हैं। और पता नहीं कब से देखें रेजिडुअल इश्यू, हर 5 साल के बाद रेजिडुअल इश्यू आता है। अब पता नहीं उसकी क्या परिभाषा है, यानी बेवकूफ़ बनाने का तरीका। तो मैं तो आपको बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, ना तो 9 के 9 जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं ये आपका पेंशन अपडेट करा सकते हैं, और रिटायरी संगठन की तो बात ही छोड़ दीजिए। रिटायरी संगठन में EIBRF वो करेगा जो वेंकटचलम कराएगा, EIB पार्क वो करेगा जो IBOC कराएगा। ये दोनों दलाल संगठन हैं, मिले हुए हैं। एक और बना CBPRO, बड़ी चालाकी से बनाया गया। एक SBI के महोदय जी आए हैं, हम GD निदम कहते हैं, बहुत तेज तर्राट आदमी, लोगों को दिखाने लगा कि हम पता नहीं क्या क्या कर देंगे, हुआ कुछ भी नहीं। उनका एक ही उद्देश्य है, कैसे भी करके जो हमारा केस चला हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें विघ्न बाधा डाली जाए।
क्योंकि वो रेगुलेशन एसबीआई वालों पर लागू नहीं होता, वो केवल और केवल पब्लिक सेक्टर बैंकों पर लागू होता है। और एसबीआई का भी पेंशन का जो रेगुलेशन है वो अलग है। इस श्रीमान ने चाल चली कि हम आरबीआई लाइन पर पेंशन अपडेशन के लिए अपना सीओडी भेज दिया, चार्टर ऑफ डिमांड। अब ये पूछा जाए इससे कि भाई तूने 1970 का एक्ट पढ़ा है क्या? आखिरकार किस काम के लिए भेज रहे हो तुम नेगोशिएशन के लिए? क्या आरबीआई लाइन तुम्हारे रेगुलेशन का पार्ट है क्या? नहीं। और इसका समर्थन करता है कौन? आचार्य जी, जो हमारा आदमी है, लेकिन क्यों वो को कन्वीनर है सीवीपीआरओ का। अरे भाई तुम को कन्वीनर बनो, कुछ ही बनो, या आपका पेंशन अपडेशन के अलावा और भी मुद्दे हैं उनमें साथ मिल जाओ, लेकिन पेंशन अपडेशन को जो सुप्रीम कोर्ट में चलाओ उसका तुम क्यों नुकसान कर रहे हो? और एक भी संगठन आपका, आज तक एक भी संगठन ने यह कहा हो कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस चला हुआ है और माननीय जस्टिस विक्रमनाथ जी ने जो कहा था वो रेगुलेशन संबंध है, इसकी एक ने भी प्रशंसा की हो। जब भी ये निकालते हैं जहर उगलते हैं और ये बात करते हैं निगोशिएशन की, सेटलमेंट की, पॉलिसी इंटरवेंशन की, मतलब ऐसे दिखाते हैं कि हमारा कोई रेगुलेशन है ही नहीं। और यही कारण है हम कमजोर दिखाई दे रहे हैं। और इसमें अकेले वही नहीं है, हमारे जो बैंक पेंशन ये भी कोई दूध के धुले नहीं है, ये भी अफवाहें फैलाते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कैसे करके पेंशन फंड को एक आदमी को के, अरे पेंशन फंड भैया आपके सब बैंकों के अलग अलग हैं, कोई एक संयुक्त पेंशन फंड नहीं है। लेकिन जब दिखाएंगे तो सबको समर्पित दिखाएंगे, इकट्ठा दिखाएंगे। अब मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि हर रेगुलेटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी बैंक है, अलग अलग उनके पेंशन फंड्स हैं, तुम अलग अलग बातें क्यों नहीं करते हो? इकट्ठा क्यों दिखाते हो? किस कारण से दिखाते हो? क्या ये इकट्ठे का रेगुलेशन हो रहा है क्या? इकट्ठे तो नहीं है। अब तक सिर्फ और सिर्फ ये लोग बहकाते रहे, झूठ बोलते रहे, और झूठ का परिणाम ये आपके सामने है। अब मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।